आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पहले देख रखा था। पार्ट 1 हमने क्या-क्या देख रखा था? पार्ट 1 में हमने देख रखा था कि क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, आपका कॉन्स्टिट्यूअर वर्ड से आया है। इसका मतलब है टू एस्टैब्लिश और टू सेट अप। लेकिन प्रेजेंट टर्म में क्या, ये हम पहले के क्लास के एक बार रिवाइज कर रहे थे कि इसके प्रेजेंट सेंस में क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल है ये, जो कि क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसको स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन द टर्म्स ऑफ राइट एंड देयर ड्यूटीज। किसके इसके टर्म में, राइट और ड्यूटीज के टर्म में। उसके बाद हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दूसरे नाम से डिवाइड बुला सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम पहले बुलाते थे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और रूल्स ऑफ द स्टेट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ये सारे क्या है, अलग अलग नाम है। ठीक है। तीसरे में हमने क्या देखा था, तीसरा टर्म हमने क्या देखा था, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, ये चीजें हमने देखा था। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके बाद देखा क्वालिटीज ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन। गुड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्या देखा था हमने, ब्रेविटी देखा था। ब्रेविटी मीन्स प्रिसाइज होना चाहिए, नो अनवांटेड प्रोविजन होना चाहिए, पहला ये देखा था। दूसरा देखा था क्लियरिटी, क्या क्लियरिटी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, मीन्स स्पेसिफाई इन प्रोविजन क्लियर टर्म्स स्पेसिफाई होने चाहिए। उसके बाद डेफिनेटनेस मीन्स डिफाइन होनी चाहिए चीजें, प्रोविजन का डेफिनेट मीनिंग होनी चाहिए। किसी भी प्रोविजन को अगर हम लिख रहे हैं, किसी भी प्रोविजन को अगर हम क्या कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका डेफिनेट मीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद कंप्रहेंसिवनेस, फिर देखा था हमने सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी। फिर आज हम लोग देखेंगे, आज देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। किस किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत टर्म। पहले हम क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, आपका पहले हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। पहला है इवॉल्व एंड इनेक्टेड। पहला है इवॉल्व एंड इनेक्टेड। इसका क्या मतलब है, इवॉल्व और इनेक्टेड का क्या मतलब। इवॉल्व का मतलब है कि धीरे 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 ग्रेजुअली वो इवॉल्व हुआ है। मीन्स इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व है। जैसे क्या है, आउटकम ऑफ ए स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूटरी प्रोसेस में धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ है। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, ये लिखा डायरेक्टली नहीं गया है। इनेक्टेड का मतलब है कि वो क्या क्या है, तुरंत रखा गया, तुरंत उसको क्या किया गया है, उसमें जो भी कंटेंट है उसको तुरंत लागू कर दिया गया है। वो धीरे धीरे इवॉल्व नहीं हुआ, तुरंत उसमें लिखा उसको लागू कर दिया गया, जैसे अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, रिटन और अनरिटन। दूसरा है रिटन एंड अनरिटन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अनरिटन। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा नहीं गया है, लिखा गया है चीजें, लेकिन वो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, अनकोडिफाइड और नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या बोलते हैं, रिटन को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री और कोडिफाइड, और अनरिटन को बोलते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री और अनकोडिफाइड। ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल। तीसरा क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड का क्या मतलब है, रिजिड का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर ले, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो हमने लिख दिया वो लिख दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबल मतलब है कि क्या है कि हम चीजों को क्या कर सकते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ अमेंड करके कुछ ना कुछ
चीजें बदल सकते हैं। जैसे रिजिड में देख लेते हैं हम लोग, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। रिजिड में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है यूके एंड न्यूजीलैंड। देखिए, ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिजिड है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्लेक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ बोथ। मीन्स बहुत रिजिड भी नहीं है और बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि कोई भी आकर के क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे रहा है, वैसा भी नहीं है। और बहुत रिजिड भी नहीं है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी नहीं कर सकते। हमारा क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिंथेसिस ऑफ बोथ, दोनों का सिंथेसिस। मीन्स रिजिड भी है थोड़ा और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। क्या क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ा रिजिड भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका सिंथेसिस ऑफ बोथ, सिंथेसिस ऑफ बोथ। ठीक है, ये है आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा कॉन्स्टिट्यूशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल का क्या मतलब है? फेडरल मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। मीन्स क्या कर रहे हैं? पावर को डिवाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पावर को डिवाइड कर रहे हैं। और यूनिटरी में क्या है? यूनिटरी का मतलब है कि वो चीजें डिवाइड नहीं है, वो एक ही सेंट्रल के पास पावर है, फिर थोड़ा सा ऑर्डिनेट एजेंसी के पास पावर है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे के पास किसी के पास पावर नहीं है। जैसे कि हमारा फेडरलिज्म में देख लेते हैं। फेडरलिज्म में कौन कौन है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा, रसिया और ब्राजील। ये क्या है? ये है आपका फेडरल। और यूनिटरी में क्या है? यूनिटरी में आपका यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे। ये है आपका क्या? ये यूनिटरी में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है? यूनिटरी में आता है। उसके बाद क्या है? अब देखते हैं हम लोग कि इंडिया में क्या फेडरलिज्म है। इंडिया में क्या फेडरलिज्म है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसमें बहुत सारा क्या है? बहुत सारी चीजें यूनिटरी का है और नॉन फेडरल फीचर्स का है। जैसे जैसे में क्या हो गया? बोथ फेडरल प्रोविजन एज वेल एज यूनिटरी प्रोविजन। इसमें क्या है? हमारे में क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? दोनों चीजें हैं, फेडरल प्रोविजन भी है और क्या है? यूनिटरी प्रोविजन भी है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है क्वासी फेडरल। क्वासी में स्यूडो फेडरल। क्वासी मतलब क्या है? स्यूडो फेडरल है। अब देखते हैं हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है, मीन्स टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। किस किस टाइप में कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, पहला है इवॉल्व एंड इनेक्टेड। पहला क्या है? इवॉल्व एंड इनेक्टेड। इसमें क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू इवॉल्व एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस। इवोल्यूशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या क्या क्लासिफाई किया गया है? इवोल्यूशन के बेसिस पे। एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ ए स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जो कि स्लोली और ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, उसको बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। Its provisions are contained in the form of conventions, practices, principles and judiciary decisions. इसके प्रिंसिपल्स जो भी इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुए उसके उसके प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड हैं? उसके प्रिंसिपल बेस्ड हैं आपके जो प्रैक्टिस हो रही है, बहुत दिनों से जो लंबी प्रैक्टिस हो रही है उसके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद जो जुडिशियल डिसीजन आया है उसके ऊपर बेस्ड है। जो भी जुडिशियल डिसीजन बहुत पहले आया है, बहुत टाइम से वो जुडिशियल डिसीजन चल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड है वो। तीसरा, फॉर्म ऑफ कन्वेंशन। मीन्स क्या कन्वेंशन, क्या मान्यता आ रही है, क्या प्रैक्टिसेस चल रही है, क्या कल्चर है, उसके बेसिस पे क्या किया गया है। इसको इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस को उसके बेसिस पे लिखा जाता है या फिर उसके बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कम्युलेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस रिगार्ड। मीन्स अगर हम लोग इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर हम लोग बात करें तो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशंस है आपका क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग देखें तो क्या है? वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? मेनली कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है और
जुडिशियल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है, वो उसमें कुछ चीजें तुरंत नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये हो गया आपका इवॉल्व। इनेक्टेड में क्या है, एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, an enacted constitution on the other hand is deliberately made by a constituent assembly or a constitutional council or promulgated by king or parliament। मीन्स इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो डेलिबरेटली किसके द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, या तो काउंसिल और प्रोमोलगेटेड बाय किंग और पार्लियामेंट। किस इन तीन चार चीजों के द्वारा बनाया गया, या तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा, या तो काउंसिल होगा, या काउंसिल और प्रोमोलगेटेड होगा, या तो क्या क्या है, या तो काउंसिल के द्वारा या फिर प्रोमोलगेटेड बाय किंग और पार्लियामेंट। किसके द्वारा प्रोमोलगेटेड किया जाएगा, किंग के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा। इन दो तीन चीजों के द्वारा जो बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, वो है आपका इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, वो आपका इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स प्रोविजन आर कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके इसके जो प्रोविजन होंगे, जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन होंगे, वो किसके बेस पे होंगे, वो किसके फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट। किसके फॉर्म में होंगे, बुक के फॉर्म में और एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होंगे, और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो वो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे, मीन्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल करके बनाए गए होंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ए गुड एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। मीन्स इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बेस्ट एग्जांपल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसके एक गुड एग्जांपल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा आ गया रिटर्न एंड अनरिटर्न। रिटर्न एंड अनरिटर्न, इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। कहने का मतलब है कि प्रोविजन के बेसिस पे, प्रोविजन को कैसे हम इनकॉर्पोरेट किए हैं, किस तरीके से उसको रखे हैं, उसके बेसिस पे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन इन विच द प्रोविजन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोल सकते हैं जिसमें कि हम प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किए हैं, किस तरीके से, एक बुक के रूप में और ए सीरीज ऑफ बुक के रूप में। मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हम क्या किए हैं, प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किए हैं, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किए हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए बुक और ए डॉक्यूमेंट और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट। या तो बुक के रूप में, या तो डॉक्यूमेंट के रूप में, या सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट के रूप में। इन तीनों में से किसी के रूप में क्या किए हैं, हम प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किए हैं, किसमें, एक बुक में। इट इज concisely formulated and adopted by a body known as constituent assembly or the constitutional convention or by any other name। मीन्स इसको क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेटेड होता है, फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड बाय एक बॉडी के द्वारा, या तो फॉर्मुलेटेड किया जाएगा और इसको अडेप्ट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या करते, इसको एक बॉडी क्या करती है, इसको एक तरीके का बॉडी फ्रेम करता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर और कोई भी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और ए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन और ए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। The constitutions of the USA, Canada, Japan, France and India are some of the good example in this regard। इस रिगार्ड में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में हम क्या कर सकते हैं, किसके एग्जांपल रख सकते हैं, यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस और इंडिया का। ये सारे क्या है, ये इन सारे में क्या है, इन सारे में रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में। An unwritten constitutions, on the other hand, is one in which most of the provisions are not incorporated in the form of a book or a document or a series of documents। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन होंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में, क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो कि कोई भी प्रोविजन के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, उसको किसी बुक में इनकॉर्पोरेट नहीं किए, कोई सीरीज कोई क्या किए हैं हम लोग, कोई डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशंस मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन मिलेंगे जो कि हम किसी बुक में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं। इट इज फाउंड ऑन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन। इसको किस तरीके फॉर्म किया जाता है, इसको कन्वेंशन के फॉर्म पे किया जाता है, जो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिसेस चल रही है उसके फॉर्म पे बनाया जाता है, या तो प्रिंसिपल्स, कोई सा प्रिंसिपल्स जो बहुत दिनों से चलती आ रही है उसके फॉर्म, उसके बेसिस पे, कोई चार्टर्स, कोई स्टेट्यूट्स, कोई जुडिशियल डिसीजन, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाते हैं या फिर फॉर्म करते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड नॉट डिलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय बॉडी। ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। मींस जो हिस्ट्री प्रीवियस इतिहास से जो चलते आ रही है, जो इतिहास में राजा ने किया वो बन गया, वो जैसे जो मान्यता चल गया, ठीक है, वो बन गया हमारे पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो मान्यता बहुत दिनों से चलती आ रही है, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, वो बन गया हमारा क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो ये है हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। It is also known as non-documentary constitutions or a uncodified constitution, and the constitution of UK, New Zealand and Israel are good example in this regard. इस रिगार्ड में इसको हम लोग नॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको इसको कौन कौन फॉलो करता है? यूके फॉलो करता है, न्यूजीलैंड फॉलो करता है और इसराइल फॉलो करता है। ये तीन देश क्या करते हैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। The distinction between a written constitution and an unwritten constitution is more or less the same as is between an evolved constitution and an enacted constitution। मीन्स इसका इसका मतलब जो है, इसका अगर मीनिंग देखा जाए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर डिस्टिंक्शन किया जाए इसका, तो क्या होगा? मोर और लेस सेम है। किसके किसके बीच में? इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। यही दोनों के बीच में क्या है? लगभग लगभग मीनिंग इन दोनों का सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पे। तीसरा क्या टर्म है हमारा? रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तीसरा, रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है? रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या है? बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के मेथड के बेस्ड पे द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। किसके ऊपर बेस्ड है? रिजिड और फ्लेक्सिबल के बेस्ड पे, ताकि जहां अमेंडमेंट कर रहे हैं वो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहां अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा है वहां पर क्या है? वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लॉर्ड जेम्स ब्राइस। ये क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने दिया था। ठीक है। A rigid constitution is one which cannot be amended in the same manner as the ordinary law। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि अमेंड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ऑर्डिनरी लॉ की तरह, एक सिंपल लॉ की तरह हम क्या कर पा रहे हैं? उसको अमेंड नहीं कर पा रहे। वो क्या है? वो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर इस अमेंडमेंट। उसके अमेंडमेंट के लिए ऐसा बात नहीं कि हम अमेंड नहीं कर सकते रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम प्रीवियस बोला भी होगा, ऐसा बात नहीं कि हम अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, फिर उसके अमेंडमेंट को उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द ऑर्डिनरी लॉ। इसलिए दूसरे वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें डिस्टिंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ तो चलो कोई भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम क्या कर सकते हैं? इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोसीजर होगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को चेंज करने के लिए। ठीक है। A flexible constitution on the other hand is one which can be amended in the same manner as the ordinary law। एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं? एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली सिंपली क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर इट्स अमेंडमेंट। उसके अमेंडमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ। और ये क्या करता है? जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कोई ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं रखता। A flexible constitution is also known as an elastic constitution। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूके एंड न्यूजीलैंड आर गुड एग्जांपल ऑफ इन दिस रिगार्ड। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस का एग्जांपल क्या क्या है? यूके और न्यूजीलैंड। इसमें क्या है? इसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस है। A rigid constitution is also known as inelastic constitutions and the constitution of the USA, Australia and Switzerland are some examples in this regard। मींस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनइलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। ये सारे देश क्या प्रैक्टिस करते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। हमने पहले बात कर रखा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फ्लेक्सिबल है ज्यादा और ना रिजिड है, इसलिए ये क्या है? ये दोनों सिंथेसिस ऑफ, ये दोनों का मिश्रण है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? दोनों का मिश्रण है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ टर्म पे, फेडरल एंड यूनिटरी। उसके बाद हम लोग किस पे टर्म पे आते हैं? फेडरल एंड यूनिटरी। इसमें क्या है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट,
द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किसके रिलेशनशिप के बेस्ड पे सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के बेस्ड पे क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके का है, क्या है फेडरल और यूनिटरी। ठीक है। A federal constitution is one which provides for a division of power between the national government and the regional government. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसको हम लोग बोलते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करता है पावर का डिवीजन, किसमें सेंटर में और रीजनल में, किसमें नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में जो पावर ऑफ डिवीजन है उसको बोलते हैं हम लोग फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरल सिस्टम। ठीक है। और यूनिटरी में क्या है, इट इनेबल्स देम टू ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली। मींस उसके जो भी इस जुरिडिक्शन है उसके जो भी रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन है उसमें वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, उसमें वो स्वतंत्रता पूर्वक ऑपरेट करते हैं, उसमें कोई भी इंटरसेप्ट नहीं करता। ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑन द अदर हैंड इज वन which provides for the concentration of power in the hands of national government। मींस यूनिटरी में क्या है, यूनिटरी में है कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसमें मेनली पावर किसके हैंड में होगा, वो नेशनल गवर्नमेंट के हैंड में होगा। मेनली पावर कहाँ होगा, नेशनल गवर्नमेंट के हैंड में होगा। ठीक है। इट मेक्स द रीजनल गवर्नमेंट टू ऑपरेट एज द सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज ओनली सच पावर्स which may be delegated to them by नेशनल गवर्नमेंट। या फिर नेशनल गवर्नमेंट के अलावा सिर्फ मेनली क्या करेगा, मेनली वो क्या करेगा, वो उस पावर को रीजनल गवर्नमेंट ऑपरेट कर पाएगा, उस पावर को जो कि उसको डेलीगेटेड दिया गया है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या किया गया है, सिर्फ कुछ कुछ पावर ही है जो रीजनल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और वो एक्सरसाइज कर पाएगा। इस सारे पावर को रीजनल गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो सारा पावर को कौन एक्सरसाइज करेगा, वो सारा पावर को एक्सरसाइज करेगा आपका नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। ये सिस्टम होता है हमारा यूनिटरी सिस्टम। ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीवेलेंट इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड रशिया, ब्राजील और सम अदर स्टेट। ये सारे जगह पे क्या होता है, जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, ब्राजील, ये सारे जगह पे क्या होता है, ये सारे जगह पे हमारा फेडरल 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 कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है या डिवीजन ऑफ पावर काम करता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीवेलेंट इन द यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे और अदर स्टेट। मीन्स कहाँ होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली और नॉर्वे और कुछ अदर स्टेट में है जो कि वो लोग यूनिटरी गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स बोथ द फेडरल प्रोविजन एज वेल एज द यूनिटरी प्रोविजन। मीन्स जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो संविधान है वो क्या करता है, वो दोनों चीजों को एंजॉय कर रहा है, फेडरल को भी और यूनिटरी को भी एंजॉय कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेंस इट वाज डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल बाय केसी वेरे। इसलिए इसको क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्वासी फेडरल, किसके द्वारा, केसी वेरे के द्वारा, केसी और के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं पांचवा में, प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव, प्रोसीजरल एंड पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर, कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर के अकॉर्डिंग, एलियट, बल्मर, टू ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्कियोटाइप कैन बी आइडेंटिफाइड। दो ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्कियोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, द प्रोसीजरल एंड द प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द नेचर एंड पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, रिलेट टू द नेचर एंड पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। क्या नेचर है और क्या पर्पस है डॉक्यूमेंट का, ये दोनों को रिलेट करता है, ये दोनों। ठीक है। ए प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड सेट्स आउट द लीगल लिमिट ऑफ गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डिफाइन करता है, मींस एक प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है, एक प्रोसीजर डिफाइंस कर रहा है ताकि क्या हो सके, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कर सके, स्ट्रक्चर कर सके, एंड सेट्स आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक लीगल लिमिट्स तक रखते हैं कि हाँ इतना लिमिट तक ही हमारा गवर्नमेंट रह सकता है, इससे ज्यादा लिमिट हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। In addition to describing how the government functions, a prescriptive constitution assumes to attempt or impose a broad consensus on common societal goals that public authorities must strive to achieve। अगर हम लोग क्या डिस्क्राइब करें, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करें तो वो क्या करता है, वो एज्यूम कर लेता है, प्रिस्क्राइब कर देता है
कि हाँ हमें इस तरीके से ही चीजों को चलाना है। ठीक है, ये है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव। इट एज्यूम्स और अटेम्प्ट्स टू इम्पोज, मींस ये क्या करता है, ये अटेम्प्ट टू, ये इम्पोज करना चाहता है, ये क्या क्या करना चाहता है, इम्पोज करना चाहता है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑन कॉमन सोसाइटल गोल्स दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट स्ट्राइव टू अचीव, जो कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या होना होता है, उसको अचीव करना होता है। ये है आपका क्या, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, अब आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है संवैधानिकता। संवैधानिकता क्या है, कॉन्स्टी सॉरी कॉन्स्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसका मतलब है, इसका मतलब है संवैधानिकता। और इसका मतलब है आपका संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार, इन दोनों के टर्म में देखिए अंतर क्या है। इन दोनों के टर्म में एक कंट्री के पास क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। एक एक देश में क्या होता है, जैसे देखिए हिटलर के टाइम पे जर्मनी में, देखिए हिटलर के टाइम पे जर्मनी जर्मनी में क्या हुआ, एक डिक्टेटरशिप था। डिक्टेटरशिप में क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, संविधान तो था, कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन संवैधानिकता नहीं था। नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया में भी वही हाल है, कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां संवैधानिकता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस। जब इसके टेक्स्ट में देखते हैं, टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट में है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, मींस ये दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन देम, कुछ कुछ डिफरेंसेस है। क्या क्या है, ए कंट्री में हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री विथ ए डिक्टेटरशिप, एक देश में जहां पर डिक्टेटरशिप है, वेयर द डिक्टेटर्स वर्ड इज द लॉ, जहां पर डिक्टेटर्स का शब्द ही क्या है, नियम है, जहां पर डिक्टेटर का शब्द ही नियम है, कैन बी सेड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वहां पर कहा जा सकता है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर गवर्नमेंट विथ पावर बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि ये पावर को देता है लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ क्या करता है, इसके साथ साथ उस पावर को लिमिट भी करता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर गवर्नमेंट विथ पावर, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है, संवैधानिकता का मतलब है कि पावर के साथ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उस गवर्नमेंट में अनलिमिटेड पावर है। वो क्या करता है, उस पावर को लिमिट भी करता है, उस पावर को क्या करता है, लिमिट भी करता है। सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर, और क्या इंसिस्ट करता है संवैधानिकता कि उस पे, उस पावर पे क्या होना चाहिए, उस पावर पे लिमिट भी होनी चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड पावर में लीड टू द ऑथोरिटेरियन ऑपरेसिव गवर्नमेंट व्हिच जियोपैरेटाइज द फ्रीडम ऑफ द पीपल। कहने का मतलब है कि अगर अनलिमिटेड पावर होगा तो वो क्या बन जाएगा, वहां के हेड क्या बन जाएगा, वहां के हेड बन जाएगा ऑथोरिटेरियन, मींस डिक्टेटरशिप वहां शुरू हो जाएगा, और एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट शुरू हो जाएगा। ओनली only when the constitution of a country imposes limitations upon government power does a country have not only a constitution but also constitutionalism। जहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक गवर्नमेंटल पावर दे रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंटल पावर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पावर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लिमिट डाल रहे हैं, हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लिमिट डाल रहे हैं। व्हेन ए कंट्री हैव नॉट ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इंपोजेस लिमिटेशन अपॉन गवर्नमेंटल पावर ओनली, मींस सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अप्लाई कर सकते हैं जहां पर कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट रख दिए हैं, हम पावर को क्या कर दिए हैं, लिमिट कर दिए हैं, वहीं पर हमारा संवैधानिकता काम कर सकता है। ठीक है, तीसरा टर्म क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ
constitutionalism is that of a polity governed by or under a constitution that ordains essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary, despotic, authoritarian और totalitarian rule. कहने का मतलब है constitutionalism is a polity governed by और अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक पॉलिटी है जो कि किसके ऊपर गवर्न किया जाता है? गवर्न बाय और अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. किसके अंदर? एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न किया जाता है. संवैधानिकता को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्न किया जाएगा. क्या इंश्योर करने के लिए? दैट इंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ. जो कि क्या इंश्योर करेगा? लिमिटेड गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेगा. ठीक है. अपोज आर्बिट्रेटरी, डेस्पोटिक, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल. किसको अपोज करेगा? ये अपोज करेगा आर्बिट्रेटरी, डेस्पोटिक, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन को रूल को अपोज करेगा. मींस किसी एक के पास, सेंटर के पास पावर नहीं आनी चाहिए. किसी एक के पास पावर नहीं आनी चाहिए. मींस पावर का क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस पावर में क्या हो? लिमिट हो. ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके एक अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जा रहा है तो. Constitutional government should necessarily be democratic government, arbitrarily power in the hands of any individual or institution, even it confirmed by the constitutional document. Means कहने का मतलब है constitutional government होना चाहिए, necessarily भी democratic document. Democratic government में क्या होना चाहिए? Constitutional government होना चाहिए. चौथा नंबर क्या है? Constitutionalism desire a political order in which the power of the government are limited. Constitutionalism क्या करता है? एक पॉलिटिकल ऑर्डर को डिजायर करता है जिसमें कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर दिया जाता है. ठीक है. इट इज अनदर नेम फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लिमिटेड एंड फॉर दिस रीजन. मींस इसी को दूसरे तरह में हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड पावर. ठीक है. ए सिविलाइज्ड गवर्नमेंट, और इसको क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है. द रियल जस्टिफिकेशंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स प्लेस्ड इन हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट. क्या है रियल जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट. मींस जहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट है. एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न टू कंफर्म टू लॉ एंड रूल्स. जो कि क्या करेगा? ये कंफर्म करेगा कि हमारा क्या रूल है और क्या नियम है. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स के ऊपर. उसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है. डेफिनेशन क्या क्या है? सॉरी, डेफिनेशन क्या क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैव बीन डिफाइंड. जैसे फेडरिक ने क्या डिफाइन किया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेन अपॉन गवर्नमेंटल एक्शन. एक इफेक्टिव रेस्ट्रेन डाल रहा है गवर्नमेंटल फंक्शन के ऊपर, गवर्नमेंटल एक्शन के ऊपर. क्या कर रहा है? एक आपका क्या कर रहा है? एक क्या कर रहा है? एक रेस्ट्रेन डाल रहा है, इफेक्टिव रेस्ट्रेन डाल रहा है. इट इज एन बॉडी ऑफ रूल्स इंश्योरिंग फेयर प्ले, दस रेंडरिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल. ताकि क्या हो सके? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सके. रोसेक के द्वारा क्या हुआ था? रोसेक के द्वारा कहा गया पावर क्या डेफिनेशन है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट. मींस एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है इट इज एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स. मींस जो अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स था उसको क्या कर दिया? उसको हमने रिस्ट्रेन कर दिया. Regardless of the actual form of the effectiveness of restraint, it assumes limitations on government as opposed to arbitrary government. ताकि जो भी arbitrary government है उसके अपोज में हम क्या कर रहे हैं? उसके अपोज में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ला रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन ये सारी चीजें इन्होंने दिया था. वोर के द्वारा कुछ अलग डेफिनेशन दिया हुआ था. ईएमए के द्वारा कुछ अलग डेफिनेशन दिया हुआ था. अब हम लोग मेनली देखते हैं क्या इसका एलिमेंट क्या है. एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है इसका द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स लुइस हेनकिन आइडेंटिफाइड 8 एलिमेंट. टोटल कितना एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया? फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. मींस यही 8 एलिमेंट्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स है. जैसे वो ये है पॉपुलर सोवर्जिनिटी. क्या होना चाहिए? पॉपुलर सोवर्जिनिटी. पॉपुलर सोवर्जिनिटी का मतलब क्या है? ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल. मींस जो भी गवर्नमेंट का ऑथोरिटी होगा वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? पीपल के कंसेंट से. मींस पीपल के कंसेंट से आप ऑथोरिटी कर सकते हैं. किसी भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ऑथोरिटी कर सकता है किसी भी पीपल से. उसमें लोगों का, पीपल का कंसेंट होना चाहिए. थ्रू इट देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्ड बाय द पीपल हु आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स. मतलब जो भी हमने इलेक्ट करके भेजा है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास पीपल का कंसेंट होना चाहिए. ठीक है. ताकि क्या हो सके? ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट के पास अगर ऑथोरिटी जा रही है तो क्या होना चाहिए हमारे पास? वो पीपल का कंसेंट होना चाहिए उसके पास. ठीक है. तभी वो क्या कर सकता है? ऑथोरिटी दे सकता है. ठीक है. उसके बाद रूल ऑफ लॉ.
रूल ऑफ लॉ में क्या है, रूल ऑफ लॉ है थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स है, थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, आर्बिट्री पावर नहीं होगा। दूसरा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीसरा क्या है, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इज नॉट एप्लीकेबल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मींस तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मींस ये तीन है रूल ऑफ लॉ। तीन चीजें क्या है, यही तीन चीजें हैं रूल ऑफ लॉ। तीसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तीसरा क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पहला एलिमेंट क्या है आपका, पॉपुलर सॉवरेनिटी होना चाहिए। दूसरा है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तीसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, मींस रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मींस वो गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो काम कर रही है जनता के लिए, ये हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। चौथा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक एंड बैलेंस। चौथा क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पांचवा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। जुडिशरी हमारा किसी के अधीन नहीं होगा, वहां क्या होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। छठा क्या है, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, मीन्स सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री को कौन कंट्रोल करेगा, सिविलियन कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। पुलिस को कौन गवर्न कर सकता है, लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल के थ्रू पुलिस गवर्न होगा। और आठवां क्या है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, मीन्स किसी एक के अधिकार के लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट। यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, कीप स्टडिंग हार्ड।